हेलो स्टूडेंट, और आपको औसत वेग पढ़ा रहे हैं। ठीक, इसके पहले वीडियो में औसत वेग पढ़ाया था, उसमें परिभाषा सिर्फ बताई गई थी और इसके आगे देखो आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। ठीक, ये आपका रासायनिक बलगति का तीसरा भाग है। तो औसत वेग क्या पढ़ा था कि किसी रासायनिक अपक्रिया में प्रति एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को कहते क्या हम अपक्रिया का औसत वेग। तो जैसे क्रिया अगर इस प्रकार हो कि यदि अभिक्रिया इस प्रकार है, गहराई समझना कि ए एरो टू बी, ए एरो क्या है टू बी, तो यहां पर लिखेंगे कि ए के भाई जब ए से क्रिया बी की ओर होगी तो इसकी सांद्रता में कमी आएगी और इसकी सांद्रता में वृद्धि होगी। तो ए के विलुप्त होने की दर, ए के विलुप्त होने का औसत वेग लिख लो, चाहे होने का औसत वेग, ए के विलुप्त होने का औसत वेग बराबर माइनस, भाई इसकी सांद्रता में कमी आएगी तो माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन और एक्टिव मास मतलब होता है मोलर सांद्रता, ए की मोलर सांद्रता में परिवर्तन। अब क्या लिखेंगे, बी के बनने का औसत वेग क्या होगा, बी के बनने का औसत वेग क्या होगा प्लस, चूंकि इसकी सांद्रता में वृद्धि हो रही है, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ये यही होगी। ये ध्यान रखिएगा, अगर ये समझ नहीं आ रहा फिर न्यूमेरिकल क्लियर नहीं होगा। भाई बी की सांद्रता में परिवर्तन की दर वही तो औसत वेग कहलाता है, दोनों ही लिखा रहेगा पर उससे मतलब नहीं है। वो तो हमको देखना है कि ए के विलुप्त होने का औसत वेग क्या है, बी के बनने का औसत वेग क्या है। अब अभिक्रिया का औसत वेग क्या आएगा, अभिक्रिया का औसत वेग क्या होगा, ये जब बराबर लाओगे ठीक तो आएगा माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी बराबर ये माइनस 1/2 ये होता है रस समीकरणिति गुणांक, इसको 2 से भाग करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है अभी आपको क्लियर कर दे रहे हैं। ये क्रिया का औसत वेग होता है ठीक, ये प्लस लिखेंगे क्योंकि इसकी सांद्रता में वृद्धि हो रही 1/2। तो देखो ऐसा क्यों है, ये क्रिया का औसत वेग जब लिखते हैं तो यहां पर जो रस समीकरणित गुणांक होगा उससे डिवाइड करना पड़ता है ठीक। ऐसा क्यों करना पड़ता है वो देखिए, और न्यूमेरिकल में ये बात क्लियर भी होगी, पहले यहां भी क्लियर कर लो। देखो इस क्रिया से क्या स्पष्ट हो रहा है कि जिस दर से ये विलुप्त हो रहा है उसकी दूनी दर से बन रहा है, जिस दर से ये विलुप्त हो रहा है उसकी दूनी दर से बन रहा है। तो दूने दर में जब 1/2 से भाग करोगे तभी तो दोनों दरें बराबर होंगी, तो वही तो कहलाएगा औसत वेग क्रिया का। भाई जिस दर से विलुप्त हो रहा उसकी दूनी दर से बन रहा, तो दूना होगा तो 2 से भाग करोगे तभी तो दोनों बराबर आएंगे। इसीलिए जो यहाँ पर रस समीकरणित गुणांक होता है उसको यहाँ पर बटे में लिखते हैं, इनमें नहीं कुछ करते हैं। वो तो उनके बनने विलुप्त होने का औसत वेग और ये इनके बनने का औसत वेग, वो तो दूना आएगा ही ठीक, उससे मतलब ही नहीं है। लेकिन ये दोनों यहाँ पर 1/2 क्यों हुआ, क्योंकि सब क्रिया से स्पष्ट है कि ये जिस दर से बन रहा है मतलब विलुप्त हो रहा है उसकी दूनी दर से बन रहा है, तो दर दुगनी इसकी बनने की है। तो जब दोगुना यहाँ पर लिखोगे इसका तो आप काटोगे तो ये आपका बराबर आ जाएगा तब ठीक। इसीलिए ध्यान रखना कि जो यहाँ पर रस समीकरणित गुणांक लिखा है तो जो आप क्रिया का औसत वेग लिखेंगे उससे भाग करना पड़ेगा ठीक। अब इसी पर आधारित इसीलिए क्रिया है कि ये देख लो कि यदि क्रिया इस प्रकार है, यदि क्रिया इस प्रकार है कौन, N1A N2B एरो N2C M1C कर लो, M1C और M2D। तो देखिए ए के विलुप्त होने, ए के
विलुप्त होने का औसत वेग बराबर माइनस चूंकि ए की सांद्रता में कमी हो रही है डेल्टा ए अपान डेल्टा टी, बी के विलुप्त होने का औसत वेग माइनस डेल्टा बी अपान डेल्टा टी। यहां n1 n2 नहीं लिखा जाएगा कुछ भी। फिर क्या आएगा, सी के बनने का औसत वेग बराबर, तो यहां पर लिखोगे प्लस डेल्टा सी अपान डेल्टा टी, फिर लिखोगे डी के बनने का औसत वेग प्लस डेल्टा डी अपान डेल्टा टी। ठीक है। अब अपक्रिया का औसत वेग क्या आएगा कि अभिक्रिया का औसत वेग लिखना है। अभिक्रिया का औसत वेग बराबर क्या आएगा, ए के सापेक्ष क्या आएगा -1 अपान n1। तो कोई बताया था कि जो यहां पर रस समीकरण गुणांक होगा वो पट्टी में आ जाएगा, ऐसे इसके गुणांक में पट्टी में आ जाएगा। डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए अपान डेल्टा टी बराबर -1 अपान n2 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी अपान डेल्टा टी बराबर +1 अपान m1, ये m1 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी अपान डेल्टा टी बराबर +1 अपान m2 डेल्टा डी और अपान डेल्टा टी। ये क्रिया का औसत वेग होगा, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर। ठीक, अभी इसके न्यूमेरिकल इसके बाद करेंगे, सब क्लियर होगा, तो घबराने की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अभी न्यूमेरिकल होंगे वहां और क्लियर हो रहेगा आपका। ये ध्यान रखो जो रस समीकरण में गुणांक लिखा हुआ है ये इसके अपान में आ जाएगा। ठीक, कैसे आया बताया उधर हमने, इनमें नहीं। ए के विलुप्त होने का औसत वेग यही, बी के विलुप्त होने का औसत वेग ये, सी के बनने का औसत वेग ये, डी के बनने का औसत वेग ये, और अपक्रिया का औसत वेग ये चारों के बराबर होगा ऐसे। ठीक, क्योंकि चारों बराबर करने पड़ेंगे ऐसे, जैसे ये बराबर करने के लिए इसमें 2 से भाग करना पड़ा था। ठीक, इनकी दर बराबर करने के लिए 2 से भाग करना पड़ा, चूंकि दोगुनी दर से बढ़ रहा था और दोगुनी दर से बढ़ रहा था, इसमें 2 से भाग करना पड़ेगा तभी तो बराबर होंगी दरें। बात सबको क्लियर होगी नहीं? अब इसके बाद इसके एग्जांपल देखिएगा। देखिए इसके एग्जांपल, जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट कि 2HI गर्म किया जाएगा, H2 और I2 बनाएगा। ठीक, तो क्रिया का औसत वेग क्या आएगा, केवल अब क्रिया का औसत वेग पूछता तो ऐसे लिखेंगे, अब क्रिया का औसत वेग, अब क्रिया का है तो इसकी सांद्रता में कमी होगी -1 अपान 2 एक्टिव मास ऑफ HI अपान डेल्टा टी बराबर इसकी सांद्रता में वृद्धि होगी प्लस डेल्टा H2 अपान डेल्टा टी प्लस इसकी सांद्रता में वृद्धि होगी प्लस डेल्टा I2 अपान डेल्टा टी। इसमें कोई भी रस समीकरण में गुणांक 1 है तो 1/1 वही रहेगा। ठीक, इसमें 1/2। बात सबको सुनाई कि नहीं? ये दोगुनी दर से विलुप्त हो रहा है, इसलिए 2 से भाग करना पड़ा तो ये बराबर हुआ। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे क्रिया N2 प्लस H2 एरो बनेगा NH3। हेबर प्रक्रम है, पढ़ाया जाएगा आपको। 3H में 3 से गुणा, 2 है 2 से गुणा, 2N है 2 बैलेंस है। तो यहां पर जैसे लिखेंगे हम कि N2 के विलुप्त होने की दर, मतलब इसकी सांद्रता में कमी होगी, विलुप्त होने की दर या होने का औसत वेग N2 के विलुप्त होने का औसत वेग बराबर क्या आएगा, माइनस डेल्टा N2 अपान डेल्टा टी। फिर आएगा H2 के विलुप्त होने का औसत वेग माइनस डेल्टा H2 अपान डेल्टा टी।
क्योंकि इनकी सांद्रता में कमी हो रही है और NH3 की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। NH3 के बनने का औसत वेग प्लस डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। इनमें कोई भी कोएफिशिएंट यहां पर रस समीकरण में गुणांक नहीं फेराएंगे, ठीक। ये चूंकि इनके विलुप्त होने और बनने का है, और अभिक्रिया का अगर औसत वेग लिखना है, अभिक्रिया का औसत वेग, इनके न्यूमेरिकल आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, वहां पर जाने के और भी चीजें क्लियर होंगी। अभिक्रिया का औसत वेग बराबर क्या आएगा, माइनस डेल्टा N2 अपान डेल्टा T बराबर 1/3, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा जैसे ऊपर लिखा था, डेल्टा H2 अपान डेल्टा T बराबर प्लस 1/2, इसकी सांद्रता में वृद्धि हो रही है, NH3 अपान डेल्टा T के माइनस दिखाता है कि इनकी सांद्रता में कमी होगी और प्लस दिखाता है इनकी सांद्रता में वृद्धि हो रही है। तो जो भी यहां पर आपके दिए रस समीकरण में गुणांक, उनसे डिवाइड करना पड़ेगा और ये बात आपको न्यूमेरिकल में भी क्लियर हो जाएगी, ठीक। ये आपके दो उदाहरण हो गए अभिक्रिया के औसत वेग के। अब आपका अभिक्रिया का औसत वेग क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब आपका सेकंड वेग आता है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग ये क्या है कि किसी निश्चित क्षण पर, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया के वास्तविक वेग को, वही अभिक्रिया का जो औसत वेग है, अभिक्रिया के वास्तविक वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं, तात्क्षणिक वेग कहते हैं। ये समझिए, जैसे अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही ऐसे, ठीक। ये आपका समय है और ये सांद्रता है, ठीक। तो ये कोई निश्चित क्षण ले लिया इतना ऐसे, ठीक। ये कोई निश्चित क्षण ले लिया गया, यहां पर 5 मिनट था, ये 10 मिनट हो गया, ये एक निश्चित क्षण हो गया इस समय में, और इसकी सांद्रता यहां पर दी, यहां पर दी है। देखते हैं इसमें कितना परिवर्तन हुआ। तो यही इसका कहलाएगा तात्क्षणिक वेग। बोलो कौन वेग कहलाएगा? तात्क्षणिक वेग। कि किसी निश्चित क्षण, ये कि किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया के वास्तविक वेग को उसका तात्क्षणिक वेग कहते हैं। कि 5 घंटे पर, और ये 10 घंटा या मिनट दिया, जो भी दिया हो, कि 5 बजे ये था, 10 बजे ये हो गया इसका वेग, या 5 घंटे बाद, या 5 मिनट के बाद, या 5 सेकंड बाद अभिक्रिया का वेग ये हो गया, ठीक। तो कोई बताया गया निश्चित क्षण, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया के वास्तविक वेग को उसका तात्क्षणिक वेग कहते हैं, ठीक। या तात्क्षणिक वेग कहते हैं, या अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहते हैं। जैसा एक ग्राफ द्वारा समझाया कि अभिकारक पदार्थ की सांद्रता घट रही है, तो एक विक्रिया ले लिया गया ए और ये बी, तो इसके में जो ये आपका वेग होगा ये कहलाएगा तात्क्षणिक वेग। भाई इसकी सांद्रता यहां पर होगी, यहां पर होगी, ये ठीक। तो अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाता है। देखिए यदि अभिक्रिया इस प्रकार है, M1A N2B एरो N2C, सॉरी M1C M2D, अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग, अभिक्रिया का
तात्क्षणिक वेग बराबर आता माइनस, ये जानते हो 1/n1, वो तो इससे वैसे चलेगा, बस डेल्टा के स्थान पर यहाँ पर डी हो जाएगा, वही अवकलन वाला dx/dt वही चलेगा। तो आएगा क्या ये d और एक्टिव मास हाफ a/dt, ये भी परिवर्तन है, सांद्रता में परिवर्तन है, लेकिन किसी निश्चित क्षण, तो इसे लिखा गया d, पढ़ा होगा dx/dt, ऐसे पढ़ते होगे, ठीक। तो d वहां पर डेल्टा था, यहां पर d चलेगा, बस इतना है, बराबर क्या आएगा -1/n2 -1/n2 d एक्टिव मास ऑफ b/dt बराबर प्लस 1/m1 d एक्टिव मास ऑफ c/dt बराबर प्लस 1/m2 d एक्टिव मास ऑफ d/dt। ये क्रिया का तात्क्षणिक वेग हो गया, ठीक। वही औसत वेग इसका तात्क्षणिक वेग है, बस यहां पर d चलेगा, वहां डेल्टा चलता था। जैसे एग्जांपल देख लीजिए कि n2 + 3s2 एरो आपका बना 2ns3 का तात्क्षणिक वेग क्या होगा, का तात्क्षणिक वेग तात्क्षणिक वेग बराबर क्या आएगा माइनस d एक्टिव मास ऑफ n2/dt बराबर प्लस 1/3 d एक्टिव मास ऑफ h2/dt बराबर प्लस 1/2 d ns3/dt। ये इस क्रिया का तात्क्षणिक वेग हो गया, माइनस d n2 ऑफ एक्टिव मास ऑफ n2/dt बराबर -1/3 d एक्टिव मास ऑफ h2/dt बराबर प्लस 1/2 d एक्टिव मास ऑफ ns3/dt। ये क्रिया का तात्क्षणिक वेग हो गया, ठीक। अब क्रिया का तात्क्षणिक वेग, और तीसरा वेग आपका है प्रारंभिक वेग। ये सिर्फ एक लाइन की परिभाषा समझना बस, प्रारंभिक वेग क्या होता है, ठीक। प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग क्या होता है कि प्रारंभ में जब क्रिया प्रारंभ होती है, ठीक, प्रारंभ में या लिखेंगे t बराबर 0, प्रारंभ में t बराबर 0 पर आप क्रिया के वेग को उसका प्रारंभिक वेग कहते हैं, ठीक। आप क्रिया के वेग को उसका प्रारंभिक वेग कहते हैं, उसका प्रारंभिक वेग कहते हैं, ठीक। सिर्फ इतने परिभाषा लिखनी है कि प्रारंभ में या t बराबर 0 पर आप क्रिया के वेग को उसका प्रारंभिक वेग कहते हैं, ठीक। कौन सा वेग, प्रारंभिक वेग। तो आपके तीनों वेग हो गए, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग। ये आपको सबको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स के द्वारा बोलिएगा, अगले वीडियो में क्लियर करेंगे, और न्यूमेरिकल इसके अगले वीडियो में मिलेंगे। इसके अगले वीडियो में आपको न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, वहां पर जो बातें क्लियर नहीं सब क्लियर हो जाएंगी, और अब आपको अगले दिन अगले वीडियो में बताएंगे।